चलिए ये वाला कलम यूज करना पड़ेगा। सब लोग को आ गए हैं लोग, सब लोग। टाइमिंग थोड़ा रीशेड्यूल हो गया था, तो अभी आप लोग थोड़ा सा वापस आ जाएंगे अपने टाइम पे, ठीक है। लाइव हो गए हम लोग। जय हिंद। हाँ जय हिंद। हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर, रेडी हम लोग। चलिए तो देखा जाए। आज लेट हो गया, नहीं वो इसी समय शेड्यूल ही किया गया था क्लास को शेड्यूल किया। ऑल क्लियर है सर? हाँ चलिए, वेरी गुड। कितने समझदार बच्चे हैं सब, कितने समझदार बच्चे हैं सब, सब बता देता है सब। ऑल गुड, वेरी गुड। अब हम आप लोग को आज इटली का एकीकरण पढ़ाएंगे, और इटली में जैसे एकीकरण हुआ ना, इटली का मन बढ़ गया, इटली में फांसीवाद का जन्म हो गया। जर्मनी का एकीकरण बताएंगे, और जर्मनी में जैसे एकीकरण हुआ ना, जर्मनी में नाजीवाद आ गया। तो एक जगह फांसीवाद आया, एक जगह नाजीवाद आया, दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध की क्या वो रख दिया। भरी दोपहरिया में क्लास इसलिए हो रहा है कि अभी भारत सरकार के, बिहार सरकार के नियमानुसार जो भी नियम दिए गए हैं, उस नियम के अनुसार 8 तारीख तक कोई भी विद्यालय अपना ऑफलाइन कक्षा नहीं खोल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या जी। अरे स्टूडियो में है ना, तो इसलिए गोरे लग रहे हैं, इसे तो हम है करिया। स्टूडियो में है, हम गोरे लग रहे हैं इसलिए करिया। तुम लोग को भी कोई फोटो आए तो फोटो पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सवेरे सवेरे देखोगे किसी को तब समझ में आएगा। इसके बाद ज्योग्राफी होगा, हाँ इसके बाद एकदम ज्योग्राफी होगा। सदरुल अंसारी सर किसकी सरकार बन रही है? बाबू तुम अपनी सरकार बनाओ, देखो तुमको नौकरी हो जाए, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, समझे। अपनी सरकार मतलब आप अपने लिए देखो। गवर्नमेंट के आने जाने से आपके व्यक्तिगत जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये सब चीजों से उतना नहीं। देखो हम लोग वोट डाल के आए, शांति से बैठ गए। दिख रहा है कि नहीं जी फोटो? हो रहा है फोटो? वैसे दिखाएंगे तो मुँह रंग का मसी है। अपनी सरकार इन द सेंस घरे में रहो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई करके। यहाँ पे आदमी वोट वोट डाला, वोट डाल के चल दिया यहाँ पे, बस अपना काम हो गया। आपका जब तक नौकरी नहीं होगा, आप सेटल नहीं होंगे, तब तक कोई दिक्कत, तो आपको कोई दूर करने वाला नहीं है। और लड़की लोग, आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई करो, और इतना कामयाब बनो कि बुढ़ापे में माँ बाप को कभी कोई दिक्कत ना आने दे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी में इसको देखते हैं, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण को हम लोग ध्यान से समझते हैं। इटली के एकीकरण में क्या क्या चीजें थी। इटली आपको पता होगा, ये कहाँ है भैया इटली? इटली इसमें नक्शा होगा। अरे वेयर इज दिस मैप? हाँ, डेस्कटॉप में नहीं है। ऑल मैप, मैप यूरोप, वेर इज यूरोप? दिस इज यूरोप। ये ससुरे सब आज भी मार करने को रेडी हो जाए सभी सब, बहुत खतरनाक है सभी सब, लड़ाई झगड़ा। तो ये देखो बाबू, ये है इटली। अभी जो आप इटली देख रहे हो ना, ये ससुरा टुकड़ों में बटा हुआ था। यह इटली 13 टुकड़ों में बटा हुआ था। अब इस टुकड़ों में देखिए, यहाँ पे अलग अलग जगह था। एक यह है सरडिनिया, यहाँ पर है आपका सिसिली, ऐसे करके कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, कोई रोम था, कोई फ्लोरेंस था, कोई यहाँ था, मिलान था, टोरेन था, गोयन था, ऐसे करके कई भागों में टूटा हुआ था इटली। इटली जो था ये टूटा हुआ था। तो इटली में ये जो जगह है सरडिनिया, इटली में जो जगह है सरडिनिया, सरडिनिया ने कहा कि हम क्यों ना एक हो जाए, हम क्यों ना एक हो जाए। अब बताइए, अमेरिका ने भी तो यही किया था, अमेरिका भी क्या हो गया था, एक हो गया था। तो सरडिनिया ने कहा कि क्यों ना हम सब एक हो जाए, हम सब क्या हो जाए, एक हो जाए, और ताकि हम लोग मजबूत हो सके। तो इस वजह से इटली के एकीकरण की शुरुआत किसने किसने किया बाबू? सरडिनिया ने। इटली के एकीकरण की शुरुआत सरडिनिया ने किया था। इटली के एकीकरण की शुरुआत सरडिनिया ने किया था, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते रहेंगे। सरडिनिया, लेकिन इटली का जो शोषण करता था वो था, यहाँ जगह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली कमजोर रहे, ऑस्ट्रिया बहुत खचरा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली भी कमजोर रहे, और ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी भी कमजोर रहे, जर्मनी भी कमजोर रहे। इधर से फ्रांस भी चाहता था कि जर्मनी भी कमजोर रहे और ऑस्ट्रिया इटली भी कमजोर रहे। तो बताओ, इटली के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण की शुरुआत किसने किया? सरडिनिया ने किया। किसने किया? सरडिनिया ने किया। सरडिनिया ने इटली के एकीकरण की शुरुआत सरडिनिया ने किया था, याद रहेगा। अब इसमें हम लोग ध्यान से समझते हैं आगे। अब ये है आपको इटली के एकीकरण में एक नाम आता है जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी का एक बहुत प्यारा कथन है, समाज में यदि क्रांति लानी है, अगर आप चाहते हैं कि समाज में क्या है, क्रांति है, तो समाज में यदि आपको क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। ये किसने बोला था? जोसेफ मेजनी ने बोला था। ये बहुत बड़ी बात है कि समाज में यदि क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जोसेफ मेजनी किस क्रांति से संबंधित है? इटली की क्रांति से संबंधित है। जोसेफ मेजनी का संबंध किस क्रांति से? इटली की क्रांति से। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है आपका, और कौन था इसमें जोसेफ मेजनी के बाद? यहां पर इसी में एक थे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। गैरीबाल्डी, 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 इसने ना, इसे इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? तलवार, तलवार कहा जाता है। क्यों तलवार कहा जाता है? क्योंकि इसने सेना बनाया था, रेड आर्मी, रेड आर्मी, लाल कुर्ती सेना, रेड शर्ट आर्मी, रेड शर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। तो गैरीबाल्डी ने क्या गठन किया था? लाल कुर्ती सेना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती सेना का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। और तीसरा नाम आता है काउंट कैवोर। काउंट कैवोर, काउंट कैवोर जो था, इसने इटली के एकीकरण को विश्व लेवल पे ले आया। इसने क्या किया?
क्रीमिया युद्ध में भाग ले लिया। 1854 के समय चल रहा क्रीमिया युद्ध, कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध में भाग ले लिया और इसी ने इटली के एकीकरण को पूर्ण किया था। इटली के एकीकरण को कंप्लीट किसने किया था? काउंट काउर। तो इटली के एकीकरण में 3 राजाओं के 3 नेताओं का नाम याद रखना है। जोसेफ मेनी युवाओं को लाया था, काउंट गैरीबाल्डी ने एक सेना बनाया था, रेड आर्मी, जिस कारण इसका रेड शॉर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना, जिस कारण इसे इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता था। और काउंट काउर ने 1854 के क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर इटली के एकीकरण को विश्व लेवल पर ला दिया। इटली के एकीकरण को विश्व लेवल पर ला दिया और क्रीमिया युद्ध के बाद ही यह इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। अतः इटली के एकीकरण को पूर्ण किया था काउंट काउर। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को और शासन युवाओं को सौंप दो, किसने बोला था? जोसेफ मेजनी ने बोला था। आप में कितने लोग बता सकते हैं कि 1854 के समय लड़ा गया क्रीमिया युद्ध में एक महिला भी भाग ली थी? बताइए उस महिला का नाम कोई बता सकते हैं? क्रीमिया युद्ध के कारण वो महिला फेमस हो गई, उस महिला का नाम, उस महिला का नाम बोलिए, उस महिला का नाम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वेरी गुड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। विराट सिंह, तेजस्वी गौतम, तबस्सुम खान, वेरी गुड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पायल, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे मन लगा कि आप जवाब दीजिए, जब आपका जवाब आता है तो हम लोग को भी बहुत खुशी होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे था? क्रीमिया युद्ध से था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली के मिलान, कहां की रहने वाली थी? फ्लोरेंस शहर की थी। शहर का नाम है फ्लोरेंस शहर। तो इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। आपसे अगर हम पूछेंगे कि इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रिया बाधा था। और इटली के एकीकरण की शुरुआत किसने किया था? सर्डिनिया ने किया था। इटली के एकीकरण की शुरुआत सर्डिनिया ने किया था। इटली 13 भागों में टूटा हुआ था, इटली 13 भागों में टूटा हुआ था और इसका एकीकरण कंप्लीट किया था इन 3 लोगों ने मिलकर। आप में से बता सकते हैं इटली का जब एकीकरण चालू हो गया तो इटली का जिस तरह से एकीकरण हुआ, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भारत का एकीकरण किसने किया? पहले भारत भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था, 552 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था। किसने किया? इटली का एकीकरण जैसे हुआ से भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपने देख लिया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, चलिए आप सब लोग ध्यान से देखते हैं। इटली के एकीकरण में आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप बता सकते हैं। इटली का एकीकरण प्रारंभ हुआ सर्डिनिया से। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में क्रांति को में युवाओं को शामिल किया। जोसेफ मेजनी ने कहा था कि शासन अगर युवाओं को सौंप दे तो समाज में क्रांति आ जाएगी। उसी तरह से गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया और इसलिए उसे इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण को विश्व धरोहर पर लेके आया था काउंट काउर। उसने क्रीमिया युद्ध में भाग ले लिया और उसी ने जो इटली के एकीकरण को कंप्लीट किया। अब ध्यान से समझो बाबू, काउंट काउर। अब एक बात बताओ, सोमनाथ बबनी, लक्ष्मी सिस्टर, लक्ष्मी सिस्टर, अब इधर देखो बाबू ध्यान से। निभा कुमारी, यस सर। चलिए अब समझिए ध्यान से, दरोगा की वैकेंसी आएगी जुलाई अगस्त में। मेरी और ध्यान से समझो लोग। इटली का जब एकीकरण हो गया, इटली का जब एकीकरण हो गया तो इटली एक हो गया। लेकिन अब उस इटली का नेता कौन बनेगा? अब उस एक इटली का नेता कौन बनेगा? जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एक कर दिया, भारत का नेता कौन बनेगा? तो चुनाव होगा। इसी तरह से इटली में जब चुनाव हुआ तो चुनाव कुछ समय बाद, इटली के एकीकरण के 100 साल बाद, इटली के एकीकरण के 100 साल बाद, इटली के एकीकरण के 100 साल बाद इटली में एक नेता आया, नाम था उसका डोमिटो मुसोलिनी। इटली का एक नेता आया, नाम था उसका डोमिटो मुसोलिनी। इटली के एकीकरण के 100 साल बाद आया डोमिटो मुसोलिनी, द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया। जिसने क्या करा दिया? द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया। तो अब 100 साल वाली बात दोबारा इटली को में पढ़ेंगे, बीच में कुछ कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। अब 100 साल बाद फिर इटली को पढ़ेंगे। तो इटली में 2 बार पढ़ना है, एक इटली का एकीकरण करना है और फिर 100 साल बाद इटली में फांसीवाद पढ़ना है। इटली में फांसीवाद का जन्म डोमिटो मुसोलिनी था। यह मुसोलिनी इतना खचरा था, इसके अंदर 2 खराबी, एक ये बड़बोला था, बार बार युद्ध लड़ना चाहता था। दूसरा इसका कहना था ऊंचे जात वाले लोग ही कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब फांसीवाद, मतलब श्रेष्ठता में बहुत विश्वास रखता था कि ये प्योर ब्लड है, तो ये ऊंची जाति है, ऐसे टाइप का मतलब ये बात बोलता था। देखिए बाबू, भले ऊंची जाति में भारत में सबसे बड़ा अगर कोई साम्राज्य पूरे अखंड भारत का संभाला है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो छोटी जाति से आते थे, समझ में आ गया कि नहीं? किसी बड़ी जाति के राजा को देखिएगा ना, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, चाहे आपकी इतिहास उठा के देखिए, बहुत बड़े बड़े राजा लोग, छोटा 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 साम्राज्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का बेटा बिंदुसार, उसी का बेटा अशोक, समझ में आ गया कि नहीं? तो पता नहीं कहाँ से जाति की उच्चता लेके आए। बाकी सब तो इलायची दाना बराबर राजा हुआ है, ये सब कोनो राजा है सब। अशोक वगैरह को देखिए ना, वहां पे अशोक एक बार खखाता था तो तुर्की तक हिल जाता था। अशोक, दादा अशोक, दादा अशोक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलेक्जेंडर को थूर दिया था बिल्कुल, सिकंदर डर के मारे। चंद्रगुप्त मौर्य, देखो कोई कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ओबीसी में है, तो तुम मौर्य है तो तुम अपने को ओबीसी में घुसा देगा चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य जाति के थे, निम्न जाति में आते थे वो लोग, एससी एसटी में। देखो इसके नाम क्या है, मौर्य लगा तो अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य का रिश्तेदार बना दिया। अरे दादा ओ दादा, अरे इतना भी जातिवाद नहीं रखो जी। तो फूफा थे कहा। चलो ध्यान से समझते हैं हम लोग। सर आप कफन छाप पे वोट दिए थे? नहीं बाबू, हम वोट किसको देंगे, कोई कभी भी आप किसको वोट दे रहे हैं बताया नहीं जाता है। हाँ, बता देंगे तो गड़बड़ा ही जाएगा, इसलिए आप वोट किसको देते हैं इसको बताना नहीं चाहिए। अच्छा एक फोटो खींचा जाता है जैसे वोटर डाल के, अजय है ना, इसे देख रहे हैं सब लोग, ऐसे फोटो खींच, हम भी फोटो खींच लेंगे, हम भी खींच लें, हम भी फोटो खींच दें। हम देख रहे हैं जिसको देखो फोटो खींच, ऐसे ऐसे करके फोटो खींच रहा है, हम भी खींच देगा जी। अरे रुको रुको, सेल्फी खींच दें। ओहो,
देखो हमको ये सब चीज समझाओ तुम लोग, सब एडवांस एडवांस लोग, सब एडवांस हो जाएगा सब। ऐसे करके सेल्फी ले, हमारा सेल्फी अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे करके फोटो खींच ले। हाँ हो गया, वोट डला गया, ठीक है, वोट। हमारा फोटो वोटो खींचने का शौक ही नहीं है जी। कम से कम तुम लोग को याद दिलाओ, सर वोट डल के आए, कम से कम फोटो खींच ले। हाँ देखो, खींचा गया, हो गया। न्यू फोन नहीं मंगवा, वो फोनवा टूट गया, वो फोनवा गिर के टूट गया। तो स्टूडेंट लोग वाला फोनवा रखे हुए हैं। चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका इटली उटली। तो अब हम इटली के बाहर बढ़े, इटली के बाहर बढ़े। किसी को इटली में दिक्कत है तो बताइए। इटली के बाहर बढ़े। एकदम सर बढ़िया। तो इटली के बाहर बढ़ते हैं, तो बताओगे तब तो हम इटली के बाहर बढ़ेंगे। जर्मनी चलते हैं, इटली के बाद जर्मनी। इटली के बाहर अब क्या चलते हैं, जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण, किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। बाबू मेरे, बाबू मेरे, इटली के एकीकरण आपको हमने पढ़ा दिया। अब हम आपको पढ़ाते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी कई टुकड़ों में बटा हुआ था, 28 से 36 टुकड़ों में टूटा हुआ था जर्मनी। जर्मनी चाहता था एक होना। जर्मनी ने देखा कि कैसे फ्रांस टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन नेपोलियन नाम का एक नेता आया और नेपोलियन नाम का राजा ने पूरे फ्रांस को एक कर दिया। अतः जर्मनी के एकीकरण ने किससे प्रेरणा लिया, तो नेपोलियन से प्रेरणा लिया। हालांकि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा फ्रांस था, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा फ्रांस था। तो ध्यान से देखो, जिससे प्रेरणा लिया वही बाधा थी, जिससे प्रेरणा लिया जर्मनी वही बाधा थी। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा फ्रांस था, लेकिन जर्मनी के लोगों ने फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट से ही प्रेरणा लेकर अपने एकीकरण का प्रयास किया। जैसे ही जर्मनी ने अपने एकीकरण का प्रयास किया, तो कोई ना कोई शुरुआत करना चाहिए कि नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत होती है प्रसा से। किससे, प्रसा से। आप बताइए, इटली के एकीकरण की शुरुआत सर्डिनिया से हुई थी, उसी तरह जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत प्रसा से होती है। प्रसा दुनिया का पहला राज्य था जिसने कहा था कि हमारे यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। तो दुनिया में शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला जगह कौन सा था, प्रसा था। तो प्रसा पहले टुकड़ा में बटा हुआ था, तो प्रसा एक देश था, बाद में इसमें मिल गया तो देश नहीं रहा, तो प्रसा था जर्मनी में। और प्रसा का जो वो था प्रधानमंत्री था, उसका नाम था बिस्मार्क। प्रसा का प्रधानमंत्री का नाम बिस्मार्क, क्या नाम था, बिस्मार्क था। बिस्मार्क जो था ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था। बिस्मार्क को जाना जाता है गुप्त संधियों के द्वारा, वो किसी से संधि कर लेता था, बताता ही नहीं था। तो गुप्त संधि का जनक किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को, बिस्मार्क को। आगे बढ़े, बिस्मार्क को कहा जाता है गुप्त संधि का जनक। जैसे ही, ध्यान से देखो, जैसे ही प्रसा ने कहा कि हमें पूरे जर्मनी को एक करना है, ऑस्ट्रिया ने युद्ध कर दिया। ऑस्ट्रिया ने युद्ध कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें एक होने नहीं दूंगा। इटली भी एक हो गया, तुम भी एक हो जाओगे, तो मेरा क्या होगा। बिस्मार्क ने कहा मार दो इसको, मार डाल दो, मार डाल इसको। बिस्मार्क ने कहा मार दे इसको, इसको मिला लो अपने में, इसको ही मिला लो अपने में। बड़ी बाधा बन रहा था। तो ऑस्ट्रिया को भी किसमें मिला लिया, जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया को भी किसमें मिला दिया, जर्मनी में मिला लिया। समझ गया कि नहीं आ गया। ऑस्ट्रिया को मिला लिया जर्मनी में, ऑस्ट्रिया को मिला लिया जर्मनी में, ऑस्ट्रिया को किसमें मिला लिया, जर्मनी में मिला लिया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ऑस्ट्रिया को मिला लिया किसमें, जर्मनी में। ऑस्ट्रिया भी मिल गया जर्मनी में। ऑस्ट्रिया बड़ी चिल्ला रहे थे ये होने नहीं देंगे, होने नहीं, मार के मिला लिया उसमें, कहा हमको क्या समझता है। और 1861 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, जर्मनी का एक बहुत बड़ा शहर है फ्रैंकफर्ट, ऑस्ट्रिया जर्मनी का एक बहुत बड़ा शहर है फ्रैंकफर्ट। और 1861 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, 1861 में एक संधि होती है फ्रैंकफर्ट, 1861 में एक संधि होती है, नाम होता है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। 1861 में एक संधि होती है फ्रैंकफर्ट की संधि। इसके द्वारा 1800 संधि में 100 संधि के द्वारा, 1871 के संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होता है, जर्मनी में संविधान बनता है। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, वीमर संविधान, वीमर, वीमर संविधान। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, वीमर संविधान कहते हैं। आगे बढ़े, जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है, वीमर संविधान कहा जाता है। हो गया, 1871 लिखे जी, 61 नहीं। अरे यही है, यही वाला, इस ये वाला 61 देखो, ये वाला 61 है, ये 71 है, ये वाला 1871 है। हाँ वही है, सही है। हम कुछ गड़बड़ बोल दिए क्या। 1871 का फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया, जर्मनी भी एक हो गया। जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा नायक कौन था, बिस्मार्क। गुप्त संधि का जनक किसे कहा जाता है, बिस्मार्क। गुप्त संधि का जनक बिस्मार्क। मिस्टेक से, मिस्टेक से बोल दिए होंगे, 61 बोल दिए होंगे, तो आप लोग को याद हो गया, गुप्त संधि का जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। तो हमने आपको इटली का एकीकरण पढ़ा दिया, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा दिया। लेकिन दोनों के एकीकरण के 100 साल बाद इटली में आता है डोमिटो मुसोलिनी और जर्मनी में आता है हिटलर। इटली में आता है डोमिटो मुसोलिनी और जर्मनी में आता है हिटलर। डोमिटो मुसोलिनी और जर्मनी में आता है हिटलर। इटली में आता है डोमिटो मुसोलिनी और जर्मनी में आता है हिटलर। डोमिटो मुसोलिनी और हिटलर।
डोमिटो मुसोलिनी और हिटलर आता है। डोमिटो मुसोलिनी और हिटलर आता है। बताइए, ये दोनों मिलकर दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया सर। दोनों ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया। सर आपके 2 स्टूडेंट का आर्मी में सिलेक्शन हुआ, बहुतों का सिलेक्शन हुआ है बाबू, बहुत का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो यहां से द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ती है। पहले तो ये इटली था, टूटा हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ और उसके 100 साल बाद यहाँ आ गया मुसोलिनी। जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ और यहाँ आ गया हिटलर। तो जर्मनी में आ गया हिटलर और यहाँ आ गया डोमिटो मुसोलिनी, दोनों मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध कर दिया। तो हमें दोबारा पढ़ना है इटली को, लेकिन दोबारा जब हम इटली पढ़ेंगे तो इटली का एकीकरण नहीं, बल्कि इटली में डोमिटो मुसोलिनी द्वारा किया गया फांसीवाद। और जर्मनी भी दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन जर्मनी का एकीकरण नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जर्मनी में हिटलर द्वारा शुरू किया गया नाजीवाद। तो यहाँ इसने चालू किया नाजीवाद और यहाँ इसने चालू किया फांसीवाद, फासिस्ट एंड नाजिज्म, फासिस्ट एंड नाजिज्म। समझ आगे कि नहीं आएगा? मुसोलिनी बैल था, मुसोलिनी बैल था। दोनों में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो अब हम रूस की क्रांति पढ़ाएं, बोलिए। तो हम आगे बढ़े, रूस की क्रांति पढ़ाएं। हिटलर की पत्नी का क्या नाम था? ईवा ब्राउन। तुमको दूसरे की पत्नी से क्या मतलब है? देख रहे हो, पत्नी का नाम पूछ रहा है। तुम नौकरी लो, अपनी पत्नी का नाम बताना, बेवकूफ कहीं का। ज्वाइंट सुसाइड किया था हिटलर अपनी पत्नी के साथ। ऐसा हमारा विद्यार्थी ऐसा ऐसा आ गया है ना कि अब हमको सारा नेता होता का पत्नी का नाम याद रखना पड़ रहा है। जब देखो तो पूछ रहा है कि सर लॉर्ड डलहौजी की पत्नी का नाम क्या था। अरे हम सबके पत्नी का नाम क्या करेंगे याद रख रहे? ऐसा सवाल मत पूछा करो तुम लोग, पत्नी का नाम किसकी पत्नी कौन थी। जब देखो तो किसी किसी की पत्नी का नाम, अब पूछेगा मुसोलिनी की पत्नी कौन थी। आगे बढ़ते हैं। लड़की सब नहीं पूछ रही, लड़का पूछ रहा है। रूस की क्रांति समझते हैं। किसकी क्रांति? रूस की क्रांति। रूस, रूस देखते हैं हम लोग, रशिया, रूस की क्रांति। अरे भैया ये रूस देख रहे हो कितना बड़का है, बहुत है बड़का है रूस। रूस की क्रांति, अब देखो रूस की जो क्रांति हुई, रूस की क्रांति को हम दो नाम से जानते हैं, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति। अब इस क्रांति में तो पहली बात इसको दो नाम से जाना जाता है। कौन कौन दो नाम? एक का नाम है वाल्सेविक क्रांति, वाल्सेविक क्रांति। रूस की क्रांति को वाल्सेविक क्रांति भी कहते हैं। इसे हम साम्यवादी भी क्रांति, साम्यवादी क्रांति भी कहते हैं, साम्यवादी क्रांति कहते हैं। रूस की क्रांति 2 चरण में हुई थी। रूस की क्रांति कितने चरण में हुई थी? 2 चरण में हुई थी। कौन कौन से 2 चरण में हुई थी? तो एक 1905 में हुई थी जब राजा ने अत्याचार किया, और एक 1917 में हुई जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने हार गया, जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया। तो रूस की क्रांति को हम वाल्सेविक क्रांति कहते हैं, या रूस की क्रांति को हम साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। यह 2 चरणों में हुआ था, 1905 में जब रूस जापान से हारा और 1917 में जब रूस प्रथम विश्व युद्ध हारा। जब भी हारा रूस तो क्रांति हुई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। बोल्शेविक क्रांति कहते हैं या फिर साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। सत्यम कुमार सर क्लास आज खरीदे हैं, कैसे पढ़े? तो तुमको खरीदने भी ना का जरूरत है, गधा को। ऑफलाइन वाला है, खरीद का लिए लोग, उसमें फ्री दिखेगा। ऑफलाइन वाले को फ्री दिखेगा 1 हफ्ते का क्लास, ऑनलाइन वाले को दिखेगा। ऑनलाइन वाले पहले से लिए बेवकूफ कहीं का, अब ये खरीद लिया इसको। कोई बहुत ज्यादा महंगा तो बिकता नहीं है। चलिए, नेहा बबनी पढ़ाई करो, पढ़ाई। ऑनलाइन वाले वाला कैसे भी ऑफलाइन? अरे ऑफलाइन वाले को तो दिख ही जाएगा। ऑनलाइन जो 1 हफ्ते का क्लास है उसको अपलोड करके छोड़ देंगे। 2 चरणों में हुआ। अब ध्यान से देखो, 1905 में ये जापान है, देखो ध्यान से, ये जापान है ना। 1905 में जापान ने, 1904 से 1905 के बीच में जापान और इसके बीच में लड़ाई लड़ी गई, रूस के बीच में। ये जापान ही रूस को हरा दिया। 1905 में नहीं, जापान ने किसको हरा दिया? रूस को हरा दिया। इसे जरा देख रहे कितना खतरनाक है। अमेरिका को भी हरा दिया था, लेकिन अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिया इसके ऊपर। सोचो किसको हरा दिया? ये रूस को हरा दिया था। ये रूस हार गया। रूस क्या हो गया? हार गया। रूस को हरा दिया यहाँ पे 1905 में। कितना खतरनाक था ये। जापान ने हरा दिया रूस को। जब भी युद्ध हारिएगा तो महंगाई वगैरह बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो रूस में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। और यहाँ पर शासक था जार निकोलस। जार, यहाँ के राजा को क्या कहा जाता है? जार। और जार कौन था? निकोलस। जार निकोलस, जार का नाम था निकोलस। जार तो एक पद का नाम है, पद। जैसे मिस्र के राजा को फिरौन कहा जाता था, केरला के राजा को जैमुरीन कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत के राजाओं को सुल्तान कहा जाता था, मुगल सल्तनत के राजाओं को बादशाह कहा जाता था, और मराठा राजाओं को छत्रपति कहा जाता था, राजस्थान के राजाओं को राजा कहा जाता था। तो यहाँ के जो राजा थे निकोलस, जार उसे कहा जाता था, जार। तो जार निकोलस बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था। 1905 में जब जापान से पराजय हुई ना, तो रूस में महंगाई बहुत बढ़ गई, मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ गई। तो मजदूर जो गए थे सब, ये 22 जनवरी 1905 को अपने राजा जार निकोलस के पास पहुंचे। सब 22 जनवरी 1905 को राजा जार निकोलस के पास, जार निकोलस के पास पहुंचे सब। निहत्ते, मजदूरों के पास हथियार क्या रहता है? जो आदमी ये बोले कि निहत्ते पहुंचे सब, निहत्ते पहुंचे सब कि हमें रोजगार दो, राजा अपनी नीतियां बदलो। राजा ने देखा, अरे हल्ला क्या हो रहा है, हल्ला क्या हो रहा है? तो महल के बाहर देखा
किला के बाहर देखा तो हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। तो मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी, राजा ने वार्निंग दिया कि वापस लौट जाओ। लोगों ने कहा कि नहीं लौटेंगे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया गोली चलाओ। और 22 जनवरी 1905 को राजा जार निकोलस के कहने पर मजदूरों के ऊपर गोली चला दिया गया और हजारों की संख्या में मजदूर मर गए और जख्मी हो गए, वहां से भाग गए जान बचा के। गोली चलाने वाले इसी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा खूनी रविवार का संबंध किस क्रांति से है, तो आपको बोलना पड़ेगा रूस की क्रांति। वाल्सेविक क्रांति किसे कहते हैं? रूस की क्रांति। साम्यवादी क्रांति किसे कहते हैं? रूस की क्रांति। 2 चरणों में हुई थी क्रांति, रूस की क्रांति। टेनिस पोर्ट ओथ का संबंध फ्रांस की क्रांति से, रूसों का संबंध फ्रांस की क्रांति से, वास्तिल दुर्ग का संबंध फ्रांस की क्रांति से, चुड़ैलों का धावा फ्रांस की क्रांति से, वर्साई की संधि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन की क्रांति से, विलियम ऑफ ऑरेंज ब्रिटेन की क्रांति से संबंधित है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका की क्रांति से, बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका की क्रांति, रंग भेद की लड़ाई अमेरिका की क्रांति, लोकतंत्र की लड़ाई अमेरिका की क्रांति, स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस की क्रांति से, गैरी बाल्डी इटली का एकीकरण, जोसेफ मेजनी इटली का एकीकरण, काउंट काउर इटली का एकीकरण, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण। सब याद रहना चाहिए आप लोगों को। रूस की क्रांति से वाल्सेविक क्रांति कहा जाता है। तो 22 जनवरी 1905 को इस घटना को कहा गया, 22 जनवरी 1905 की इस घटना को कहा गया खूनी रविवार। उसके बाद जनता ने जार निकोलस को गद्दी से उखाड़ फेंका। जार निकोलस को उसके गद्दी से क्या किया? उखाड़ फेंका। उसके बाद देखिए एक बड़ी बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि आप राजा को हटा दीजिएगा, उसके बाद शासक बनेगा कौन? अमूमन आप गांव में देखिएगा, जैसे मान के चलिए लोग कहते हैं कि प्रधान मुख्यमंत्री हटाओ, तो मुख्यमंत्री हटा के आप किसे बनाइएगा वहां पे? तो अमूमन आपने जब ब्रिटेन की क्रांति हम आपको जब पढ़ा रहे थे और जब हम आपको दिखे थे इंग्लैंड की क्रांति में, तो आप देखे होंगे जेम्स को हटा के चार्ल्स को बताया गया, चार्ल्स को हटा के फिर आप लोग इसको लेके आए लोग, हम लोग क्या नाम है इसका, बकलवा प्यूरिटन धर्म को मानता था, क्रामबेल को हटा के जेम्स द्वितीय को, फिर चार्ल्स द्वितीय को। तो जरूरी नहीं कि उसको हटा के किसी को लाइएगा तो अच्छा ही हो। एक नई व्यवस्था, जैसे आप कहिएगा कि आईएएस आईपीएस की जगह कोई दूसरी व्यवस्था लाते हैं, तो व्यवस्था कैसे रहेगी कैसे नहीं किसी को उतना आइडिया नहीं है। तो जार तो हट तो गया, लेकिन रूस में जो राजा आए लोग वो उतना अच्छा से शासन नहीं किया। अब दूसरा जो चरण था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में था। उस समय दो प्रमुख नेता आए। एक नेता यहाँ पे जर्मनी का एक दार्शनिक था कार्ल मार्क्स। जर्मनी का दार्शनिक था कार्ल मार्क्स। जर्मनी का शासक था, नाम था इसका कार्ल मार्क्स। जर्मनी का शासक का नाम था कार्ल मार्क्स। जर्मनी के इस शासक कार्ल मार्क्स ने इससे प्रेरित होकर यहाँ दो नेता आए। एक का नाम था लेनिन जो था, इसने ट्रेको सेना का गठन किया। ट्रेको सेना का गठन किया। और एक और नेता था ट्राटस्की ने रेड शर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना। देखिए दुनिया में बहुत ज्यादा लाल कुर्ती सेना का गठन किया जाएगा। भारत में आपको याद होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, उन्होंने भी लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। तो बताइए रूस की क्रांति का पहला जो चरण था 1905 में, जब वो जापान से हारा था 1905 में, और उस समय जो मजदूरों ने किया था उसे खूनी रविवार कहा गया था, खूनी रविवार। लेकिन जब उसके बाद जब दूसरा चरण आया तो उस समय दो नेताओं ने इसे लीड किया। एक का नाम था लेनिन और दूसरे का नाम था ट्राटस्की। लेकिन इन सब में लेनिन आगे निकल गया और लेनिन ने ही यहाँ एक मजदूरों का संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सोवियत संघ। लेनिन ने ही क्या बनाया? सोवियत संघ का गठन किया था। और लेनिन को रूस का जनक कहा जाता है। रूस का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। सोवियत संघ यानी रूस का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक रूस का जनक स्टालिन को कहा जाता है। स्टालिन को कहा जाता है। आधुनिक रूस का जनक स्टालिन को कहा जाता है और रूस सोवियत संघ का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? लेनिन को कहेंगे। अब हमें पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध। उससे पहले आपको रूस की क्रांति को एक बार ध्यान से देख लीजिए। रूस की क्रांति जो थी वह राजा जार निकोलस के विरुद्ध थी। यह दो चरणों में हुई थी। 1905 में जब रूस जापान से हारा तो मजदूर अपनी मांग को लेकर राजा के पास पहुंचे, लेकिन 22 जनवरी 1905 को राजा ने उनको गोली चलवा दिया, जिसे कहा गया खूनी रविवार। और जब 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस हारा तो उस समय मजदूरों की बात करने के लिए आया लेनिन और कौन आया? ट्राटस्की। यह किससे प्रभावित थे? जर्मनी के दार्शनिक, जर्मनी के विद्वान व्यक्ति। खत्म हो गया? साउंड तो ठीक ही है। माइक ठीक करिए सर, माइक एकदम ठीक है, माइक एकदम सही है, माइक में कोई दिक्कत नहीं है। साउंड तो फिर हल्ला क्या कर रहा है? साउंड कवरिंग हो रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। क्यों साउंड नहीं आएगा? साउंड तो सही आ रहा है। ये कैसे साउंड? सर हो गया सही, अभी ठीक है सर, एकदम सही है, अब सही हो गया एकदम। चलिए, तो जज एकदम सही हो गया। लेनिन ने बनाया था ट्रेको सेना और ट्राटस्की ने बनाया था लाल कुर्ती सेना। लेनिन को ही सोवियत संघ का जनक कहा जाता है, जबकि रूस अर्थात सोवियत संघ का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। बैल था स्टालिन, किसी काम का आदमी नहीं था, बहुत लोगों को कटवा दिया था स्टालिन, 2-4 लाख लोगों को कटवाया था स्टालिन। आगे बढ़े। आप लोगों को हमने बताया इटली की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और रूस की क्रांति। इटली का एकीकरण याद रहेगा। बताइए इटली के एकीकरण के बाद क्या चालू हुआ? इटली में फांसीवाद। जर्मनी में देखेंगे तो जर्मनी में एकीकरण के बाद क्या हुआ? जर्मनी में नाजीवाद चालू हो गया। क्या चालू हो गया? नाजीवाद। तो इटली के एकीकरण के बाद चालू हुआ इटली में फांसीवाद। किसने चालू किया था? डोमिटो मुसोलिनी। और नाजीवाद किसने चालू किया था? एडोल्फ हिटलर
फांसीवाद थिंकिंग ने और मुसलिनी के फांसीवाद सोच ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। अतः कल हम आपको पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होगा तो तुर्की पढ़ना है और नाजीवाद पढ़ना है और फांसीवाद पढ़ना है। नाजीवाद फांसीवाद मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध चालू करेंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको देखना है चीन की क्रांति और शीत युद्ध, कोल्ड वार। उसके बाद ये हिस्ट्री का क्लास खत्म हो जाएगा। 4 क्लास बस बचा है। कितना क्लास बचा हुआ है? 4 क्लास। एक क्लास में प्रथम विश्व युद्ध जाएगा, दूसरी क्लास में नाजीवाद और फांसीवाद जाएगा, तीसरे क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध जाएगा, और चौथी क्लास में शीत युद्ध और चीन की क्रांति चली जाएगी। कंप्लीट। ओनली 4 क्लास, ओनली 4 क्लास। तो हम कोशिश अब इस बीच ना आप क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है? सर आप घर पे हैं? नहीं बाबू, क्लास में घर नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। हिल गया था। ओ माय गॉड, हिल गया। चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।